Hello student, today we are going to discuss light reflection and refraction of 10th class chapter। ये चैप्टर आपका फिजिक्स पोर्शन में 10th की फिजिक्स पोर्शन में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। ठीक है, तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट, क्योंकि इसको जो ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रिफ्लेक्शन का पोर्शन और एक रिफ्रैक्शन का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। ठीक है, कि लाइट है क्या चीज़। लाइट क्या है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म में होती है जो हमें एक्साइट करती है देखने के लिए, हमारी सेंस को एक्साइट करती है। ठीक है, तो लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट आवर सेंस। ठीक है, मतलब जैसे कि हम अंधेरे कमरे में खड़े हैं तो एकदम से लाइट आती है तो हमारी आंखें कहाँ जाती हैं? लाइट की तरफ। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी की फॉर्म में है जो हमारी सेंस को एक्साइट करती है, उत्साहित करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेचर ऑफ लाइट, कि इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लाइट, या फिर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि लाइट के सोर्स क्या क्या हैं। प्राइमरी सोर्स क्या है? सन। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स, कॉमन सोर्स क्या है? कैंडल, CFL, LED वगैरह। अब नेक्स्ट है जो नेचर ऑफ लाइट या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगी तो उस वेव को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नेचर की होती है? नॉन मैकेनिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव आपने 9th क्लास में पढ़ा है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? दे आर द नॉन मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मतलब इनको कोई एयर या फिर कोई और मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब स्पेस में। ठीक है, और एयर मीडियम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, वाटर में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, जिस वेव में, उसको हम बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, क्योंकि स्पेस में भी और वाटर में भी सभी में ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, वाटर और स्पेस एंड एयर। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है लाइट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगी। कैसे? मतलब वाटर में स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और स्पीड होगी, और आपकी एयर वैक्यूम में कुछ और स्पीड होगी। ठीक है, तो ये आपकी डिपेंड करेगी, लाइट की जो स्पीड है डिपेंड करेगी मीडियम के नेचर पे, कि आपने कैसा मीडियम लिया। तो हम कंसीडर करते हैं जो लाइट की स्पीड है वो एयर और वैक्यूम में माना जाता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। ठीक है, एयर और वैक्यूम नियरली अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है। और जैसे ही लाइट वाटर में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर ग्लास में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड और कम हो जाती है। तो क्या है? लाइट की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी कि आपने मीडियम कैसा लिया। एयर वैक्यूम में नियरली अबाउट सेम, मतलब सेम स्पीड से ट्रैवल करती है। वाटर में थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, फिर ग्लास में और कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पोर्शन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। थर्ड है आपका लाइट इज इन ट्रांसवर्स नेचर की होती है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि दो है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की कैसे होती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलती हैं, और तीन और किसके परपेंडिकुलर चलती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। मान लो लाइट इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलेगी इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से चलेगी, इस तरीके से। तो तीनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। और ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या पढ़ा था कि जब वेव के पार्टिकल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, वेव के पार्टिकल जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। उसके बाद आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, लाइट के अंदर मासलेस पार्टिकल होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटोन। लाइट कंटेन मासलेस पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है ना। लाइट के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं जिनका नेग्लिजिबल मास होता है। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स। की लाइट हमें क्या देती है, फोटोन्स। ठीक है, तो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। पहली क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मूविंग चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मूविंग चार्ज के कारण जो फील्ड होगी उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। थर्ड क्या है, उसके बाद थर्ड है लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्यों है, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक क्वेश्चन और आता है एलन में कि क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद से प्रोड्यूस कर सकते हो। यस, हम कर सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, हमें एक पॉजिटिव चार्ज रोड स्पेस में लेके जानी है, फ्री स्पेस में लेके जानी है, और उसको क्या करना है, उसको मूव कराना है। ठीक है ना। एक पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव चार्ज रोड है, मतलब इसमें पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। और हमें क्या करना है, स्पेस में इसको इस तरीके से ऑसिलेट कराना है। अब देखो, ये जैसे ही रोड ऑसिलेट करेगी, ठीक है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब चार्ज जब हिलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, फ्लो ऑफ चार्ज या मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। जब ये हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसका चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक, तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गई। कैसे मिल गई, जब चार्ज रोड को आप मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। अब जैसे ही मूव कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे यहाँ से यहाँ पे आई तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें प्रोड्यूस करेगी, तो उसके कारण हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें प्रोड्यूस, उसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, उसके लिए हमें फ्री स्पेस में जाना पड़ेगा, एक चार्ज रोड लेनी पड़ेगी और उसको ऑसिलेट कराना पड़ेगा। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो 7 वेव से मिलकर 7 रेडिएशन या रेज से मिलकर बनी है। ठीक है, और उन्हीं कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, आपकी 7 रेज मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी मिलेंगी, जैसे कि पहले है गामा रेज। ठीक है, गामा रेज।
उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, इन माइक्रोवेव्स गाड़ी XUV इन माई रेंज। और नेक्स्ट है आपकी रेडियो वेव्स। तो 4 6 गाड़ी। यहाँ पे एक और आएगी आपकी एक्स रेज, ठीक है, यहाँ पे आएगी एक्स रेज, गामा पहले आएगा, ठीक है, गामा रेज। याद करने का तरीका क्या है सभी को, देखो इसका पहला वर्ड G, इसका XUVIMR, ठीक है। कैसे याद करोगे, गाड़ी XUV इन माई रेंज। XUV गाड़ी सभी ने देखी है, महिंद्रा की जो आती है, ठीक है। तो पहले गाड़ी से मतलब हमारा क्या बनेगा, गामा रेज, X से एक्स रेज, फिर U से अल्ट्रावायलेट रेज, और V से विजिबल रेज, I से इन माई रेंज, इन है जो इन, I से इंफ्रारेड, और M से माइक्रोवेव्स, और R से रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी 7 रेज मिलेंगी या 7 वेव्स मिलेंगी, जो इस तरीके से हैं, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इनका ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर कैसे होता है, यहाँ से जैसे ही आप इस साइड चलोगे तो आपको क्या मिलेंगी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगी, रेडियो वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, ठीक है। जैसे मैंने ये वेव बनाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है। एक मैंने वेव बनाई आपकी इस तरीके से, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, इसमें ऑसिलेशन कितना है, एक ही ऑसिलेशन, इसमें 2 और 3 ऑसिलेशन है तो 3 हर्ट्ज़, इसकी कितनी है, 1 हर्ट्ज़। तो ये जो आपका ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। ये कैसे आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। हमने देखा ना, जैसे मान लो आपके पास ये है एक वेव, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर देता हूँ, मान लो मैंने कितनी की, 2 कर दी, 1 और फिर 2, अब अपने आप क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जाएगी, वेवलेंथ वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपकी 7 जो रेंज है फ्रीक्वेंसीज की, वो क्या क्या है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है, गाड़ी XUV इन माई रेंज, पहला वर्ड उठा लो वहाँ से, वही आपकी क्या है, सभी आपकी वेव्स हैं, ठीक है। देखो गाड़ी से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रो एंड रेडियो, इनका ऑर्डर पूछा जाता है। अब आपसे ये पूछ लेंगे रेडियो वेव और गामा रेज में से किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो किसकी ज़्यादा है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। वेवलेंथ पूछ लेंगे, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, रेडियो वेव की ज़्यादा है, ठीक है। अब इनका यूज भी हम डिफरेंट, जैसे रेडियो वेव का यूज हम कहाँ करते हैं, रेडियो वेव का यूज करते हैं हम कम्युनिकेशन में, टेलीफोन्स के सिग्नल में, मोबाइल के सिग्नल में, ठीक है। माइक्रोवेव का कहाँ यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। एक्सरे का कहाँ यूज करते हैं, जो हम एक्सरे कराने जाते हैं वहाँ पे करते हैं, अलग अलग इनके यूज हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सम बेसिक टर्म्स, जो इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होनी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। उसके बाद है कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें यूज करनी है, जैसे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो पहला है आपका सम बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। मतलब जब भी आप वर्ड देखो रे ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या है,
रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट क्या बताएगी? हमें डायरेक्शन बताएगी कि किस डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही है। मतलब जब भी आप वर्ड सुनोगे रे ऑफ लाइट, ठीक है, या जहाँ भी लिखोगे, इसका मतलब क्या है? आप एक लाइट की डायरेक्शन को क्या कर रहे हो? स्पेसिफाई कर रहे हो। जैसे कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कैंडल है, इससे रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, तो ये आपने जो लगाई है ये डायरेक्शन, ये क्या है? रे ऑफ लाइट। आपने बता दिया कि ये लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है? इस तरफ। ठीक है, और जब भी रे ऑफ लाइट जब आप बनाओगे तो सिर्फ वहाँ से क्या बनाओगे? सिर्फ एक ही लाइट आपको कंसीडर करनी है, ठीक है ना, सिंगल लाइट वहाँ से आ रही है। उसके बाद सेकंड है आपका बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट। बीम का मतलब होता है बंडल। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट क्या होगा? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट के बंडल्स को हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी हो जाएंगी या बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी ट्रैवल करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। जैसे कि एक हमारी बल्ब से, CFL से, LED से क्या निकलती हैं? बीम ऑफ लाइट निकलती है, बहुत सारी निकलती हैं। लेजर लाइट है, लेजर लाइट से क्या निकलती है? सिर्फ रे ऑफ लाइट, क्योंकि लेजर लाइट से क्या है? सिर्फ एक ही हमारी लाइट निकलेगी। ठीक है, उसके बाद बीम ऑफ लाइट मतलब जिससे बहुत सारी रे ऑफ लाइट ना, जिससे बहुत सारी लाइट निकले, उसको हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। जब भी वर्ड आप सुनोगे बीम ऑफ लाइट तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी रे ऑफ लाइट निकल रही हैं वहाँ से। उसके बाद है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट या कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, कन्वर्जेंट का मिलना, ये मीट, एक जगह पे मिल जाना। तो ए बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम क्या होगी? ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे मिल जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम। जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं तो हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट का मतलब है मिल जाना। या जब आप वर्ड कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग सुनोगे, इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पे एक पॉइंट पे बहुत सारी रे ऑफ लाइट आके मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, देखो बीम, इसमें बहुत सारी लाइट होगी, बीम मतलब बंडल। ठीक है, कन्वर्जेंट मतलब मिल जाना। तो ऐसी बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट जहाँ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे मिल जाती हैं तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम। अब सेम है, देखो बीम का मतलब क्या है? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, और डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, तो ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल रे ऑफ लाइट, सेम लिखना है, ए बीम ऑफ लाइट इन विच ऑल रे ऑफ लाइट डाइवर्ज मतलब फैल जाना, डाइवर्ज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से जब फैल जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। जैसे कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से जब लाइट आपकी डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट है तो ये क्या हो गया? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से फैल रही हैं तो ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट मतलब फैल जाना। ये वर्ड जो आगे आपके यूज होंगे, ठीक है, कोई आपकी डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं आपकी एग्जाम में, पर ये वर्ड अब सीधा आपको क्या मिलेगा? कन्वर्जेंट बीम। जैसे ही देखोगे इसका मतलब क्या है? सारी रे ऑफ लाइट मिल गई। डाइवर्जेंट जहाँ भी वर्ड देखोगे इसका मतलब क्या है? सारी रे ऑफ लाइट फैल गई। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक यहाँ पे बल्ब लगा दिया, अब बल्ब से क्या है? बहुत सारी रे ऑफ लाइट फैल रही हैं तो वो क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रहा है। उसके बाद है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल, जैसे ही नाम से पता लग रहा है, पैरेलल बीम में क्या होगा? कि सारी रे ऑफ लाइट क्या होंगी? पैरेलल ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम में क्या होगा, ए बीम ऑफ लाइट in which all ray of light travel parallel to each other। ठीक है, सारी रे क्या करेंगी, एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपकी इसमें यूज होनी है। ठीक है, इस चैप्टर में यूज होनी है। जो पहले हमने पढ़ी वो क्या थी, पहले पढ़ी थी रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करे उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। उसके बाद है आपका सेकंड बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब बंडल। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट क्या होगी कि बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, जब बहुत सारी रे ऑफ लाइट इकट्ठी हो जाएंगी या ट्रैवल करेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का मतलब मिलना, डाइवर्जेंट का मतलब फैल जाना। जब सिंगल पॉइंट से रे ऑफ लाइट फैल जाएंगी तो डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जब सिंगल पॉइंट पे आके मिल जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब आपका शुरू होगा कि रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाए, जब लाइट आपकी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रिफ्लेक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, लाइट क्या होती है, मेन अभी तक क्या था, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट सभी को याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है, उसके बाद है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लो आपके पास ये क्या है, एक मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जो आपके घरों में लगा हुआ है, और ये मैंने क्या बनाया है, पॉलिश एरिया। ठीक है, पॉलिश एरिया। प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं, नॉर्मल ग्लास होता है हमारे पास। ठीक है ना, उस ग्लास के पीछे क्या कर दिया जाता है, ग्लास के एक साइड में सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है तो वो क्या बन जाता है आपका मिरर, रिफ्लेक्टिंग मिरर। अब ये तो क्या है, जैसे ही अब जितने भी आगे यूज होंगे मिरर, जैसे कि कनकेव यूज होगा, कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, जिसमें इस तरीके से बनाऊंगा मैं। ठीक है ना, ये लाइन बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि पीछे का एरिया है और इसके आगे कुछ भी नहीं बना रखा मैंने। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब आप ये मिरर है, ठीक है ना, आप इसके आगे ऐसे खड़े होगे, ये पीछे का हिस्सा, ठीक है ना, ये पॉलिश एरिया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से या किसी मिरर से टकरा के वापस उसी मीडियम में ट्रेवल कर जाए। ये रे ऑफ लाइट अगर मैं कह रहा हूँ तो रे ऑफ लाइट की मैंने क्या बनानी पड़ेगी, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से आ रही है, वापस टकराने के बाद किस तरीके से जाएगी, इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट striking to an object and come back yeah, when a ray of light fall on object, yeah, striking to an object and come back in the same medium। मेन वर्ड क्या है कि सेम मीडियम में आनी चाहिए। सेम मीडियम का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने मिरर लगा रखा है, ठीक है ना, और मैंने यहाँ से एक लेज़र लाइट ली और उसको स्ट्राइक कराया। ठीक है, टकराने के बाद वापस क्या आएगी, इसी मीडियम में। इसी मीडियम का मतलब मैंने एयर मीडियम में ही उसको क्या कराया, इंसिडेंट कराया, स्ट्राइक कराया। ठीक है, और टकराने के बाद भी कौन से मीडियम में आई है, एयर मीडियम में। ठीक है, तो इसको उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। मीडियम चेंज कब होगा, मान लो हमारे पास नीचे ना एक बाल्टी में या एक टब में पानी है,
ठीक है। और यहाँ से हम लाइट ट्रैवल कराएंगे। अभी पहले किस में लाइट ट्रैवल करेगी, एयर में, उसके बाद किस में ट्रैवल करेगी, वाटर में। तो उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब मीडियम चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और टकराने के बाद जब सेम मीडियम में आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मेन चीज़ें हैं कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें आपकी चेंज होंगी, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो स्पीड और इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डू नॉट चेंज, ठीक है, डू नॉट चेंज। टकराने के बाद जैसे ये लाइट टकराई, इसके बाद जैसे ही आएगी तो इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, सेम होगी। स्पीड पहले भी कितनी थी, 3 × 10⁸, ठीक है। टकराने के बाद भी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ भी इसकी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगी, इसकी चेंज होगी एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी मीन्स शॉर्ट में कह सकते हैं हम एनर्जी, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज, ये दो फिनोमिना है आपकी क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आपकी चेंज हो जाएगी ड्यूरिंग लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लाइट टकराएगी तो लाइट की थोड़ी बहुत एनर्जी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत, स्लाइटली थोड़ी बहुत एनर्जी ऑब्जर्व कर ली जाएगी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। एनर्जी ऑब्जर्व कर ली जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो आपकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होते, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, जैसे ही रे ऑफ लाइट टकराएगी तो इसकी कुछ स्लाइटली थोड़ी बहुत एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली जाएगी मिरर के द्वारा या किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसलिए क्या है, उसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। उसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले से पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। पहले क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो रे ऑफ लाइट आप स्ट्राइक कराओगे ऑब्जेक्ट से, उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जैसे कि ये वाली रे हमने मिरर से स्ट्राइक कराई तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है। उसके बाद आता है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट कौन सा होगा, मिरर पे या किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे रे ऑफ लाइट टकरा रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और जो रे मिरर से टकरा के वापस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट आएगी उसको रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट मीन्स टकराना, जो रे आपने टकराई है मिरर पे उसको इंसिडेंट रे, ठीक है। एक और आपकी टर्म्स यूज होती है नॉर्मल रे, ठीक है। नॉर्मल रे क्या होती है, नॉर्मल रे इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये मिरर का सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इस मिरर का नॉर्मल क्या है, ये नॉर्मल। और वो नॉर्मल किस में से पास होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट से, ठीक है। मान लो आपके पास ये मिरर है, ठीक है ना, इसका हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या है आपका नॉर्मल। इसका नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मैंने पीछे पॉलिश एरिया बनाया है, कैसे करेंगे, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो इस सरफेस का नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, तो वो क्या होगा आपका नॉर्मल, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा,
रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जिस एंगल से आप लाइट स्ट्राइक कराओगे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, टकराने के बाद उसी एंगल से आएगी। जैसे कि मान लो क्या कि आपने यहाँ से लाइट को 30 डिग्री से स्ट्राइक कराया, तो 30 डिग्री से ही वो क्या आएगी, स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। मान लो आपने क्या किया, 90 डिग्री से किसी रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराया, तो वो क्या होगी, 90 डिग्री से ही वापस आएगी। ठीक है। मान लो आपने इस तरीके से कराया तो वापस भी उसी लाइन पे, जिस लाइन से स्ट्राइक कराया है उसी लाइन से रिफ्लेक्ट होके आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंसिडेंट रे। सेकंड ला क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगी। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट से टकराएंगी। ठीक है। तो उस सेकंड ला क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में। ठीक है। मतलब ये किस में बना रहा हूँ मैं, 2D में बना रहा हूँ तो 2D में लाई कर रही हैं, या 3D प्लेन में। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या चेंज होता है। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है या उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तो चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मीडियम आपका सेम है। और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 1 नंबर में कि मैंने ये जो एंगल बनाया है आपके पास, ये वाला मिरर से और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बना दिया 30 डिग्री। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। अब देखो ये एंगल कितना है, पूरा 90 डिग्री। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। बहुत बार एक बार नंबर में पूछ लेते हैं, 6th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एंगल आपको 30 दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दे देते हैं, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये याद रखना, आप नॉर्मल और सरफेस के बीच में जो ड्रॉ करोगे वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है। तो उसके अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिरर्स के बारे में।